जय हिंद स्टूडेंट्स। आज आपके क्लास 12th में एनसीईआरटी कोर्स में इंग्लिश के फ्लैमिंगो नामक बुक से लेसन नंबर 1 के कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, वो आपको बताए जा रहे हैं। तो सभी बच्चे उसको ध्यान से समझ लें और अपने नोटबुक में लिख लें। इसको समझना भी जरूरी है और नोटबुक में लिखना भी जरूरी है। आपको फ्लैमिंगो नामक जो बुक है प्रोज की, उसमें से लेसन 1 द लास्ट लेसन को समझना है। इसकी बैकग्राउंड मैं थोड़ी सी आपको बता देता हूँ। द लास्ट लेसन लेसन जो है, फ्रांस के जो डिस्ट्रिक्ट है, जो अल्सेस एंड लॉरेन दो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहां पर फ्रैंको वहां वॉर हुआ है। जो फ्रैंको प्रशियन वॉर हुआ है, वहां जर्मनी की जो आर्मी थी, वहां के लोगों ने उसको अधिकार कर लिया है, उस एरिया को अपने अंडर में ले लिया है। और अब रूलिंग आने वाली है, या ऑर्डर ऑर्डर पास हो गया है कि उस एरिया में अब फ्रेंच लैंग्वेज की जगह जर्मन सिखाई जाएगी, जर्मन लैंग्वेज सिखाई जाएगी, बिकॉज दैट पार्ट इज अंडर जर्मन रूल। जर्मन रूल के अंडर में वो पार्ट आता है। तो अब वहाँ के लोगों को फ्रेंच की जगह जर्मन लैंग्वेज सीखनी होगी। इसमें जर्मन लैंग्वेज के टीचर हैं एम हैमल। वो बच्चों को लैंग्वेज सिखा रहे होते हैं, ग्रामर सिखा रहे होते हैं और रूल सिखा रहे होते हैं। लेकिन उस समय बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, उतना ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन जब उनको मालूम पड़ता है कि आज हमारा लास्ट लेसन है, तो उसमें कुछ गांव वाले हैं, विलेजर्स हैं, वो भी इस लास्ट लेसन को अटेंड करने के लिए आते हैं। लास्ट लेसन क्यों नाम दिया गया है कि ये फ्रेंच लैंग्वेज का लास्ट लेसन है। उसके बाद फ्रेंच लैंग्वेज इस एरिया में नहीं पढ़ाई जाएगी, स्कूलों में नहीं सिखाई जाएगी। सिर्फ लोगों को जर्मन लैंग्वेज की स्टडी करनी पड़ेगी। इसलिए इसी लेसन के संबंध में आपके लिए कुछ शॉर्ट आंसर टाइप इम्पोर्टेंट जो दिया है क्वेश्चन आंसर हैं, उनको आपको नोट करना है। नंबर 1, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, इन द लास्ट लेसन नेम द कंट्रीज हु वर फाइटिंग एंड डिस्क्राइब द कंटेंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड। द लास्ट लेसन नामक का जो लेसन है, इसमें रीड करके बताइए कि कौन से कंट्रीज से जो आपस में युद्ध लड़ रहे थे, जिनका वॉर हुआ था, एंड उसमें बुलेटिन बोर्ड पर क्या लिखा हुआ था। तो अभी आपको इसका आंसर में लिखेंगे, द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ फ्रेंको प्रशियन वॉर। फ्रेंको प्रशियन वॉर हुआ था फ्रांस में, और एक एरिया था प्रसिया। फ्रांस फ्रांस और प्रसिया में वॉर हुआ था, जिसमें फ्रांस की डिफीट हुई थी, हार हुई थी, और दूसरी साइड जीत गई थी। प्रशियन आर्मी जो है वो विजयी रही थी, जीत गई थी। हैंस द वॉर वॉज बिटवीन फ्रांस एंड जर्मनी। फ्रांस और जर्मनी के बीच में वॉर हुआ था, और ये जो एरिया प्रसिया एरिया था, ये जर्मनी के अंडर में ही आता था। इसलिए जर्मनी और फ्रांस का वॉर भी था ये।
द बुलेटिन बोर्ड में क्या था? द बुलेटिन बोर्ड कंटेन्ड द ऑर्डर दैट हैड कम फ्रॉम बर्लिन। बर्लिन जो फ्रांस की, जर्मनी की राजधानी थी, वहां से ऑर्डर आया था। बुलेटिन बोर्ड जो समाचार बोर्ड लगा था, सिटी में लगा हुआ था, टाइम हॉल में, टाउन हॉल के पास, वहाँ जो है समाचार बोर्ड था, न्यूज बोर्ड था, बुलेटिन बोर्ड था। उस पर ऑर्डर लिखे जाते थे, जो जो वहाँ के शासक थे, वहाँ के जो ऑफिसर थे, कमांडिंग ऑफिसर थे, उनके ऑर्डर्स इस पे लिखे जाते थे रोज रोज। तो जो बुलेटिन बोर्ड था, समाचार बोर्ड था, सूचना पत्र जिसको भी हम बोल सकते हैं, कंटेन द ऑर्डर दैट हैड कम फ्रॉम बर्लिन। बर्लिन से डायरेक्ट ऑर्डर आया था, वो था उस बोर्ड पर। अकॉर्डिंग टू विच, जिसके अनुसार ओनली जर्मन विल बी टॉप, केवल इन जिलों में, अल्सेस और लॉरेन डिस्ट्रिक्ट में, खाली जर्मन लैंग्वेज ही पढ़ाई जाएगी। अब फ्रेंच भाषा और अधिक नहीं पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी। विच ओनली जर्मन will be taught in the schools of Alsace and Lorraine. The new teacher for German would join the school from the following day. अगला दिन जो आने वाला है, नेक्स्ट डे आने वाला है, उस दिन से, अगले दिन से, अब फ्रेंच लैंग्वेज की जगह जर्मन लैंग्वेज सिखाई जाएगी। और जो एम हेमल फ्रेंच लैंग्वेज के टीचर हैं, उनकी छुट्टी हो जाएगी और उनके स्थान पर एक नया टीचर आएगा, जर्मन लैंग्वेज सिखाने वाला नया टीचर ज्वाइन करेगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको आप सभी रखें, अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए और विदाउट मिस्टेक, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है, ध्यान से नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन, हाउ डिफरेंट डिड एम हैमल लुक दैट पर्टिकुलर मॉर्निंग इन द लास्ट लेसन। एम हैमल जो टीचर थे, वो अलग क्यों दिख रहे थे? तो लास्ट लेसन में, जब लास्ट लेसन होने वाला था, उस सुबह उनका अपीयरेंस कुछ अलग क्यों था? डिफरेंट अपीयरेंस क्यों था उनका? व्हाई वाज इट सो? ऐसा क्यों था? एम हैमल, एम आंसर लिखेंगे इसमें, एम हैमल्स ड्रेस ऑन हिज लास्ट डे इन द स्कूल कंसिस्टेड ऑफ his beautiful green coat, frilled shirt, and a little black silk cap, all embroidered, that he never wore except on inspection and prize days. एम हेमल की जो ड्रेस थी उस लास्ट डे में, उसमें स्कूल का जो लास्ट डे था, उनकी ड्रेस एक अजीब टाइप की अलग ही ड्रेस थी। उसमें क्या था? कंसिस्टेड ऑफ हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, उनका शानदार हरे रंग का एक कोट था, फ्रिल्ड शर्ट, जो झालरदार उनकी शर्ट थी, एंड अ लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, ब्लैक जो होता है, ब्लैक कलर का सिल्क रेशम का कैप था, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, और उसमें एम्ब्रॉयडरी लगी हुई थी, नक्काशी थी उसमें, नक्काशी मतलब कढ़ाई थी, है ना। एंड दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट, वो कभी उसको नहीं पहनते थे, केवल वो उसको इंस्पेक्शन होता था तब पहनते थे, या इनाम मिलता था, प्राइज डेज होते थे, उन दिनों में पहन के आते थे। तो ये ड्रेस उनकी स्पेशल ड्रेस थी, एम हैमल की। तो आई होप यू मस्ट हैव आल्सो नोटेड इट डाउन, शायद आपने लिख लिया होगा, लिखते चलिए साथ साथ में। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर 3, हाउ डिड एम हैमल प्रेज द फ्रेंच लैंग्वेज। एम हैमल ने फ्रेंच भाषा की, फ्रेंच भाषा के बारे में इतना अच्छा क्यों बोला? किस तरह से फ्रेंच भाषा को अप्रिशिएट किया या उसकी प्रशंसा की? आंसर में लिखोगे,
M. Hamel called French the most beautiful language in the world. M. Hamel ने फ्रेंच भाषा को संसार की सबसे सुंदर भाषा बताया. According to him, उनके अनुसार, it was the clearest and the most logical language. उनके अनुसार ये फ्रेंच भाषा थी सबसे अधिक स्पष्ट और सबसे अधिक अच्छी भाषा थी. He wanted the people of France to guard it. वो चाहते थे कि फ्रांस के लोग अपनी भाषा को बनाए रखें, अपनी भाषा की रक्षा करें, अपनी लैंग्वेज की रक्षा करें, उसको सेफ गार्ड करें. इट ऑलमोस्ट इट अमंग्स देमसेल्फ, अपने बीच में, मतलब वो भले ही जर्मनी के अंडर में आ जाएं लेकिन अपनी लैंग्वेज को ना भूलें, अपनी लैंग्वेज को बचा करके रखें, आपस में उसको बोलते रहें. एंड नेवर फॉरगेट इट, और अपनी भाषा को कभी भूलना नहीं चाहिए उनको. तो इस तरह से ये जो क्लास 12 के फ्लेमिंगो से लेसन नंबर 1 द लास्ट लेसन है, इसके कुछ मैंने आपको इम्पोर्टेंट शॉर्ट आंसर क्वेश्चन बताए, वो आपने नोट किया होगा, और नोट नहीं किया तो ध्यान से इनको नोट कर लीजिए. उसके बाद इसमें और भी है जो आपको नोट करना है. तो आई होप फिर समझ में आया होगा. अभी थोड़ा सा और है जो आप नोट करेंगे. अभी देखिए और क्वेश्चन है इसमें थोड़े से. हाँ, इसी में अगला क्वेश्चन है, इन व्हाट वे अकॉर्डिंग टू एम हैमल डज द मदर टंग सर्व द एनस्लेव्ड पीपल. एनस्लेव्ड होता है जिनको गुलाम बना लिया जाता है. तो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, इन व्हाट वे, किस तरीके से, एम हैमल के अनुसार किस तरीके से हम अपनी मदर टंग यानी मातृभाषा को बचा सकते हैं, इसकी रक्षा कैसे कर सकते हैं, या ये हमारी सेवा मातृभाषा कैसे किया करती है. तो आंसर होगा, द मदर टंग इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ नेशंस ट्रू आइडेंटिटी. हमारी जो मातृभाषा होती है वो एक देश की सच्ची पहचान होती है. मातृभाषा जो भी होती है हमारे देश की, वो हमारे देश की सच्ची पहचान होती है, ट्रू आइडेंटिटी एंड कैरेक्टर, और उसका राइट कैरेक्टर हो जाता है, जो उसका जो पहचान है और उसका नेचर है, चरित्र है, वो भाषा से ही मालूम पड़ता है. इट एक्ट्स एज ए बाइंडिंग फोर्स क्रिएटिंग यूनिटी अमंग द कंट्रीमैन. ये लोगों को बांध कर रखती है. बाइंडिंग फोर्स मतलब लोगों को एकता के सूत्र में बांध के रखती है. अगर लैंग्वेज सब एक बोलेंगे तो उनमें एकता बनी रहती है, यूनिटी बनी रहती है अमंग द कंट्रीमैन, देशवासियों में. तो सभी देशवासी एक तरह की भाषा बोलेंगे तो उनमें यूनिटी बनी रहेगी. एम हैमल rightly said that when people are enslaved, एम हैमल ने सही कहा था कि जब लोग गुलाम बन जाते हैं या उनको गुलाम बना लिया जाता है, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, जब तक अपनी वो भाषा को पकड़े रहते हैं, या भाषा को जब तक वो छोड़ते नहीं है, भाषा को बनाए रखते हैं, इट इज एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन. वो ऐसा लगता है, जब तक उनकी भाषा बची हुई है तब तक ऐसा लगता है कि उनको उनके पास जेल की चाबी है, जेल से छूटने की चाबी उनके पास है. तो जेल से छूटने की चाबी क्या है? हमारी लैंग्वेज, मदर लैंग्वेज, मदर टंग, जो मातृभाषा, यही हमारी जेल से या गुलामी की जंजीरों में हम जकड़े रहते हैं, उससे मुक्त होने की चाबी हमारे पास है. वो क्या है? हमारी मदर लैंग्वेज, मदर टंग. ठीक है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन 5, इसमें व्हाट हैपेंड व्हेन द चर्च क्लॉक
struck 12. क्या हुआ जब चर्च की जो वो थी, क्लॉक थी, घड़ी थी, चर्च की घड़ी ने 12 बजाए। जब 12 बजे तो क्या हुआ, बड़े बड़े जो सिटीज होते थे वहां चर्च के ऊपर घंटी लगी रहती थी, घंटा बजता था, वो हर घंटे पे एक एक घंटा बजता था। तो जब चर्च के घंटे ने 12 बजाए, चर्च की घड़ी ने 12 बजाए, तो क्या हुआ था? आंसर लिखेंगे, द मोमेंट द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, जैसे ही चर्च की क्लॉक ने 12 बजाए, द प्रसियन आर्मी, जर्मनी की जो आर्मी थी प्रसिया की, केम टू टेक ओवर, वो अपना नियंत्रण लेने के लिए अंदर आ गई, वहां आ गई, कंट्रोल करने के लिए इन लोगों को वहां पर मार्च करती हुई आ गई। उनकी आर्मी जो थी, दुश्मन देश की जो आर्मी थी, प्रशियन आर्मी, वो यहाँ पर आ गई थी। एंड एम हैमल स्टोड अप, और एम हैमल उठ के खड़े हो गए थे। वांटेड टू टेल समथिंग, वो कुछ कहना चाहते थे, बट हिज वॉइस वाज चोक्ड, लेकिन उनकी आवाज रुंध गई थी, बंद हो गई थी, गला उनका रुंध गया था, बोल नहीं पा रहे थे। ही गैदर्ड हिज स्ट्रेंथ, उन्होंने अपनी शक्ति एकत्रित की, उन्होंने अपनी पूरी शक्ति एकत्रित करते हुए, इकट्ठी करते हुए, पूरी शक्ति समेटते हुए, रोट ऑन द ब्लैक बोर्ड, उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर लिखा, एज लार्ज एज ही कुड, जितना वो बड़ा बड़ा लिख सकते थे उतना बड़ा उन्होंने ब्लैक बोर्ड पे लिखा, वीवा ला फ्रांस एंड डिसमिस द क्लास, और उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर लिखा, वीवा ला फ्रांस, यानी फ्रांस की जय हो, फ्रांस अमर रहे, एंड डिसमिस द क्लास, और अपनी क्लास को उन्होंने डिसमिस कर दिया, समाप्त कर दिया। तो इस तरीके से ये सभी क्वेश्चन हैं, सब बच्चों को नोट कर लेना है, स्पेलिंग मिस्टेक बिल्कुल नहीं करना है, और नोट करने के बाद इनको याद करने की भी कोशिश करना है, लिखने की कोशिश करना है, इससे आप एग्जाम में अच्छी तरीके से लिख सकें। तो आई होप सभी ने नोट लिया हुआ, ठीक है, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।